वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के अंदर और एक बड़ी शख्सियत के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, कुछ आज के जो मौजूद, आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज नमन करते हैं उन शहीदों को जो आजादी के लिए आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर की क्रूरता का शिकार हुए। तकरीबन 380 लोगों को 10 मिनट की लगातार गोलियां चला करके बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और तकरीबन 1000 लोग घायल हुए, जिसमें बच्चे और से बूढ़े जवान सब मौजूद थे। बैसाखी का पर्व था और ये कांड हुआ। इतिहास के पन्ने में जनरल डायर को कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार और बेबाक नेता जफर अमीन बक्कू साहब के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। जफर अमीन साहब के बारे में मैं बताता चलूं कि ये किसी भी मुद्दे पर बड़े बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। आइए कुछ आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर करके हम इनसे बात करते हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा नेशनल इशू खड़ा हो गया, क्रिएट हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको लेकर करके अभी भी वेस्ट बंगाल की अगर बात करें और मणिपुर की बात करें तो वहां पर हिंसाएं हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यह कहा जा रहा है कि जो इंडिया के अंदर ये अमेंडमेंट बिल आया है वो गलत आया है और इसका विरोध किया जाए। जगह जगह विरोध हो रहा है। हमने पीछे समाजवादी पार्टी के सारे लीडरों को देखा, संसद के अंदर उन्होंने विरोध किया। इमरान प्रतापगढ़ी तो डायरेक्ट वो बिल लेकर के ही चले गए थे कि रिजेक्ट वक्फ बोर्ड बिल। तो ओवैसी साहब हाईकोर्ट के अंदर चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावत, लगभग अपोजिशन जितने भी हैं वो सब फ्रंट पर आ गए हैं। कहीं न कहीं जो हिंदू राष्ट्र का सपना और परिकल्पना बनाई जा रही है उसमें कहीं न कहीं मुसलमान को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, वक्फ बिल का तो टोटल फ्रॉड किया है और सरकार ने। कोई बिल आती है तो कम से कम 72 घंटे पहले पार्लियामेंट के मेंबरों को दी जाती है ताकि उसको पढ़ लें, उसको जान लें, उस पर तैयारी कर लें और तब हाउस के अंदर उसको सदन के अंदर जब पेश होता है तो उस पर बहस होती है। ये जब बिल आ रही है उसके 6 घंटा पहले, 12 घंटा पहले किसी को आयन टाइम पे इस तरह से बिल को दिया गया। लेकिन उन लोग ये कहते हैं कि जेपीसी में पहले इसको डिस्कस किया गया था और जितने मुस्लिम लीडर्स थे और अपोजिशन के लीडर्स थे सबको मीटिंग हुई। जेपीसी में विपक्ष ने जो भी राय रखा और जिसको उन्होंने कहा कि ठीक है इस राय को हम नोट कर ले रहे हैं, वो सारी राय गायब थी। बवाल इसी बात का था कि जो लोगों ने अपनी राय रखी थी अमेंडमेंट के सिलसिले में वो कोई बात नहीं माना। सरकार को अपनी मर्जी से जो बिल लाना था वही लाई। यह हाउस के अंदर भी जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने आश्वासन दिया वो बात उलट गई। हाउस के अंदर जो बोला वही बात उलट गई। उन्होंने कहीं दूसरे धर्म के लोगों को उसमें ना आने की भी बात किया और उन्होंने कहा कि ये फायदेमंद है। ये सारी चीजें अब कुछ फायदेमंद नहीं है। और दुर्भाग्य तो ये है कि बिल तभी अधिकृत होता है जब राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करती है राज्यसभा में पास होने के बाद। अभी तो दस्तखत नहीं होती। उत्तर प्रदेश के हर डीएम को निर्देश मिल गया कि पूरी प्रॉपर्टी की छानबीन करिए और ये लिया जाएगा, वो लिया जाएगा और ऐसा वैसा। अभी तो हम समझते उत्तर प्रदेश की सरकार भी बिल क्या पास हुई है नहीं जानती और महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत से पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। देखिए, मामला है दूसरा। ये जो वक्फ बिल लाई गई है, ये जो इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन की लड़ाई चल रही है और इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन की लड़ाई में डीजल इंजन से ये खतरा था कि इलेक्ट्रिक इंजन के बराबर ना आ जाए और डीजल इंजन को दबाने के लिए लगातार स्टीम इंजन को डीजल इंजन इलेक्ट्रिक इंजन के निर्देश पर बनाया जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश हो, जैसे कि असम हो, जैसे कि राजस्थान हो, जैसे कि मध्य प्रदेश हो, ये सारी जगहों पे अचानक जो भी
स्टीम के इंजन थे, कोयले के इंजन थे, वो सब तेज हो गए। उनको तेज किया गया कि डीजल इंजन के बराबर में आ जाओ, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि डीजल इंजन के बराबर में नहीं आ पा रहे हैं, और इसमें सिर्फ जो पीडीए है वो पिसा गया। उनके मकानात गिराए गए, उनके फर्जी इनकाउंटर किए गए, और उनको न्याय कहीं नहीं मिला। चाहे वो महाकुंभ हो, उसमें न्याय नहीं मिला। आप लिस्ट उठा के देखिए, लिस्ट ये आउट नहीं कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो पीडी के लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा उनकी कैजुअलिटी हुई है। तो ये हालात है। मेन मामला ये है कि डीजल इंजन अपने को स्थापित रखने के लिए इलेक्ट्रिक इंजन से लड़ाई चल रही है, और इलेक्ट्रिक इंजन ये दिखाना चाहता है कि देश के अंदर हम ही हैं जो देश में तमाम सवारियों को उठा सकते हैं। और डीजल इंजन इस उसमें है कि आप जो सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ की सवारी एक तरफा हम उठाएंगे, इसकी लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में लोग पिसे जा रहे हैं। उसमें जुल्म हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10 मकानात गिरे हैं बुलडोजर से, तो असम के अंदर 20 गिराए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जुल्म किसी विशेष समुदाय को देख के उनको मारा पीटा जा रहा है, फर्जी मुकदमा गौ हत्या का लगाया जा रहा है, बाद में पोल खुल रहा है कि अरे भाई गौ हत्या का तो सब फराड था, वो तो सब हिंदू करा रहे थे, जो सनातनी झंडा लेके चलते हैं वो लोग इस तरह की घटना करा रहे थे। तो जो नफरत का बाजार गर्म हुआ है पूरे देश के अंदर, ये डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन की लड़ाई है, जो बनारस के अंदर भी सामने दिखाई दी। सन 23-24 की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23 और 24। ये वो सन था जब मदरसा बोर्ड को खत्म करने की कवायद शुरू हुई, जिसको लेकर करके सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और उत्तर प्रदेश सरकार की ये कानून आया था, उसको पलट दिया। फिर आते हैं 23-24 ही का वो भी रीजन था, 22-23-24 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर बिल ले आए। 8 महीने के एजुटेशन के बाद वो रिवर्ट हो गया, वो वापस हो गया। अब इसी कवायद में पीछे एनआरसी इन लोगों ने लागू किया, और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो क्या माइनॉरिटीज ये देख रही है कि ये बिल वापस हो सकता है? ऐसा कुछ अंदेशा नजर आ रही है? क्योंकि जब ये बिल आ रहा था उसके पहले जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि अब इसकी लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी जाएगी, सड़कों पर आया जाएगा और इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ने तो साइन करके उसको कानून बना दिया। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो चोटी के उलमा है, जमतुल उलमाए हिंद के, ये सब लोग एकजुट हुए हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उस पर पूरा भरोसा है कि ये जो बिल है, ये मूल भावना जो है संविधान की, उस पर सीधा हमला है, और मूल भावना पे हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वक्फ बिल के जो पास किया है सरकार ने, उस पर रोक लगाएगी, और उसके खिलाफ हम लोगों को पूरा यकीन है, विश्वास है। और नहीं तो फिर कानून नाम की कोई चीज संविधान की कोई वो नहीं जाएगी। और ये दिखाना चाहते हैं कि हम संविधान को, आपने 2024 के चुनाव में संविधान के नाम पे हमारी बहुमत नहीं आने दिया, हम संविधान को खत्म करेंगे, ये उनकी सीधी सीधी नीयत है। विपक्ष लगातार चिल्लाता रह रहा है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ की बिल की लड़ाई भी संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर इस बिल पे न्याय नहीं मिलेगा तो संविधान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान ही से हम जिंदा रहेंगे, संविधान में हमारी आत्मा है, और उसी आत्मा को संविधान में ये खत्म करना चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो की आत्मा है वो इसी संविधान में वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस संविधान का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर आजम खान की फैमिली की अगर बात करें, उनका वोटर लिस्ट से नाम खत्म कर दिया गया, उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए गए, तो कहीं कहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, जुल्म हो रहा है साहब। अब अभी क्या आप देख रहे हैं, एपिक नंबर जो है पूरे देश के अंदर एक ही जो मतदाता
कार्ड लेके जाते हैं तो उसका एक नंबर एक ही होता है, यूनिक होता है, एक होगा किसी का भी पूरे देश के अंदर। और दो आपको दिखाई दिया, हरियाणा और गुजरात के लोग उसी नाम पे, मुसलमान का एपिक नंबर है, उसी पे जिनको ई सनातनी कह रहे हैं, ई सनातनी उसको कह रहे हैं जो समाज में नफरत पैदा कर रहा है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, जो संविधान को खत्म करना चाह रहा है, वही को सनातनी कह रहे हैं। इतना लाखों करोड़ों लोग बोलबम में जा रहे हैं, उनको ही सनातनी नहीं मानते। थोड़ा सा आपका हम इस पर भी ध्यान चाहेंगे कि अभी पीछे रमजान हुआ और ईद थी और अलविदा था, एक संबल के अंदर एक आदेश जारी किया जाता है कि अगर सड़कों पर कोई नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा जी। और ठीक उसके बाद अभी रामनवमी हुई है और लगातार सड़कों पर जत्थे निकले हैं। कल करनी सेरा का एजिटेशन था, नंगी तलवार लेकर के निकले हैं। तो ये डुअल मापदंड वो इसलिए हो रहा है, पर लाके खड़ा कर रहा है देश को। वो हमने बताया ना कि इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन की लड़ाई है। डीजल इंजन अपने को स्थापित रखने के लिए कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, हम इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट होंगे, वो इस तरह के नफरत वाले एजेंडे को आगे करके अपने डीजल इंजन को मेंटेन करके आगे बढ़ना है। आपका इशारा सेंटर की तरफ है या सेंटर में? हम तो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन और स्टीम इंजन ये मामला है। ये इशारा स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से है। जो लोग इलेक्ट्रिक इंजन चला रहे हैं वो लोग स्टीम इंजन को डीजल इंजन के बराबर लाना चाहते थे और इसमें पीडीए पिसने लगा, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान पीसने लगा, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर मुसलमान पे जितना जुल्म करेंगे उतना ही हमारा वोट एकजुट होगा, और हमारा वोट एकजुट होगा तो हम हमेशा हर जगह सरकार में रहेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आज भी मेरा कहना है कि वक्फ बिल की जो लड़ाई है वो मुसलमान नहीं लड़ रहा है, मुसलमान से ज्यादा मजबूती पे इस देश के, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के हिंदू आगे लड़ रहे हैं, चाहे वो वोट हो, चाहे वो सड़क हो, हर जगह। और ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा और बेईमानी अगर निकाल दी जाए, जिसे ईवीएम पे अभी अमेरिका से आ गया, अभी अमेरिका के इंटेलिजेंस डायरेक्टर का जो बयान आ गया वो क्लियर हो गया कि साहब ईवीएम में सारी धांधली है। तो इसमें एक मजबूती से लड़ाई अभी मेन होना है, लेकिन वो लड़ाई विपक्ष न लड़ने पाए उससे पहले सांप्रदायिक एजेंडे को लगातार बहाल रखने की कोशिश की जाए। 2024 के जनरल इलेक्शन की बात करते हैं और खासतौर से अगर यूपी के अंदर बात करते हैं तो शायद समाजवादी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने अपने कैंडिडेट को उतार दिया था, तकरीबन 2022 के एंड में ही डिक्लेयर कर दिया था कुछ सीट्स पर, और उसके साथ ही वो पीडीए का जो एजेंडा था उसको लेकर के धरातल पर आ गई थी और लगभग 1.5 साल उन्होंने काम करने के बाद उस पर चुनाव लड़ा और 37 सीटें उसका नतीजा। जब ये पीडीए आया उसके बाद से अगर यूपी के हम डेटा को अगर देखते हैं और खासतौर से मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर होने के नाते अगर इस एरिया में हम देखें तो पीडीए पर लगातार वार होता चला आ रहा है जी। निषाद हो, ओबीसी हो, मुस्लिम्स हो, लगातार उनको कहीं ना कहीं काउंटर हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको काउंटर का मतलब मैं उनको मारने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अटैक उनके ऊपर हो रहा है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, चाहे वो सरकारी मिशनरी के थ्रू हो चाहे गैर सरकारी मिशनरी के थ्रू। इसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी ने जो पीडीए का नारा दे दिया उससे ये खौफ होकर करके, भयभीत होकर करके उसके ऊपर जो है काउंटर कर रहे हैं? नहीं, वो पूरी तरह घबरा है। मेन मुद्दा तो यही है, इनको लग रहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाना और उसको बचाने के लिए नफरत की राजनीति को और आगे बढ़ा रहे हैं। और जो लड़ाई है डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन के बीच में, वो लड़ाई सड़कों पे अब आने वाली है। और वो आप देखिएगा कि कोई अपने इलेक्ट्रिक इंजन को ऊपर रखने की कोशिश करेगा, उसके करीब किसी डीजल इंजन को आने नहीं देगा, और डीजल इंजन वाला अपने को महफूज रखेगा कि कोई स्टीम इंजन हमारे बराबर ना आ जाए। इसी में पीडीए को पीसा जा रहा है। लेकिन पीडीए, अब माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के जो नारा दिया है वो नारा ही नहीं है, उस पर काम हो रहा है। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट का वितरण किया था उसमें सबसे कम यादव को टिकट दिया।
मुसलमानों को दिया और पिछड़ी जात के सभी शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जात के लोगों को हिस्सेदारी दिया। और अयोध्या के अंदर की हार भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति के अलावा कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। वो नफरत के एजेंडे को लाके 2027 में अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन जब 2024 में नफरत के एजेंडे को उत्तर प्रदेश ने ठोकर मार दिया तो वो पूरी उम्मीद है कि 2027 में ठोकर मारने को क्या नष्टो नाबूद कर देंगे, अपने वोट की ताकत से जनता नष्टो नाबूद कर देगी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आना तय है, जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। चलिए लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अभी बात करेंगे ब्रेक के बाद कुछ एक ज्वलंत मुद्दे पर, फिर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत का जो भी सिनेरियो है उसके ऊपर। एक बड़ा अहम सवाल है, सीधा सीधा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है। आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत। अभी एक जो मुद्दा था करणी सेना ने जिसको उठाया था राणा सांगा और उसको लेकर करके, वहां पर जब बात हो रही थी कि कब्र खोदी जाएगी और वहां से उसको हटाया जाएगा और अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हर वो जगह तो खोदी जाएगी जहां पर अंदेशा है कि मंदिर हो या आक्रांता लोग रहे, जो उनके डिक्शनरी के हिसाब से आक्रांता वर्ड यूज करते हैं, उसको लेकर करके ऑर्डर। मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया था कि जो हो गया सो हो गया, अब उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, जो जिस स्थिति में उस स्थिति। तो इसको कैसे आप देखते हैं? एक पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ और कह रही है, बीजेपी कुछ और कह रही है, आरएसएस का रुख कहीं और जा रहा है। और आरएसएस का एक स्टेटमेंट आया था मोहन भागवत का कि हम तो आरएसएस की शाखा में मुस्लिम को वेलकम करते हैं, लेकिन शर्त है कि वो पाक साफ हो तो आए हमारे। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आरएसएस मुस्लिम को बाद में कहे, सबसे पहले तो महिलाओं को हिस्सेदारी दे और महिलाओं के लिए संगठन बनाए और तमाम जो आरएसएस के लोग हैं अपने घर की महिलाओं को उसमें शामिल करें। उसके बाद तब वो किसी को दावत दें। अभी तक उन्होंने नहीं किया। जहां तक आरएसएस की बात है, वो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब ने कहा कि इतिहास का पन्ना मत उल्टो, अगर उल्टोगे तो फिर बहुत सी दबी हुई चीजें निकलेंगी। तो मोहन भागवत भी जान रहे हैं कि अगर इतिहास का पन्ना उल्टेंगे तो जो चीज निकल के आएगी सामने, उसमें सब के सब आरएसएस के लोग बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। और वो जो दूसरे को वंशज कहते हैं उनको वंशज कहा जाएगा कि आप उनके वंशज हैं। जिस तरह रामविलास सुमन जी ने कह दिया था तो बहुत बुरा लग गया इन लोगों को, उसी तरह ना जाने कितने लोग ऐसे सामने आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए, आखिर इसी जगह हिंदुस्तान के अंदर जलियाना वाला बाग की घटना करने वाले लोगों की खबरें भी तो हैं, उसको कहीं उखाड़ने की बात हो रही है कि भाई जितना जुल्म देश के लोगों पे किया अंग्रेजों ने और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का, बिलियों को तोड़ने का काम किया जिन लोगों ने, उनके साथ जो गद्दारी की गई है वो सारी गद्दारियां खुल जाएंगी अगर अंग्रेज की कब्र को छेड़ेंगे। तो ये औरंगजेब के कब्र को छेड़े तो उसमें भी तमाम गद्दारी आने लगी है, क्योंकि राजाओं के शासन में जो हुआ होगा उस वक्त के जो शासक रहे, चाहे हिंदू रहे हो चाहे मुसलमान रहे हो, सबकी हकीकत सामने आने लगेगी। तो उसमें मुसलमान के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान के लिए जो लोग गद्दार हैं वो मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो लोग आपके वहां गद्दार हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको आप जिंदा रखते हैं, और मुसलमान जिनको गद्दार समझता है उसकी बात ही नहीं करता, उन गद्दारों को मुसलमान नहीं एक्सेप्ट करता। इसको आरएसएस प्रमुख जी बचा रहे। दूसरी बात, जो केंद्र की सरकार है, इस सरकार को लोकतंत्र में कैसे वैध कर दीजिएगा, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। हमेशा जब कोयलेंस की सरकार बनती है गठबंधन की, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के वहां गठबंधन की सरकार बनने के पहले जिस सरकार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बननी रहती है उसके संसदीय दल की मीटिंग होती है और उसमें पहले भारतीय जनता पार्टी का नेता चुना जाना चाहिए था, उसके बाद तक उनके गठबंधन की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति को जाना
चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का कोई नेता नहीं चुना गया। अपने से मोदी जी कैसे चुन लिए गए, बगैर चुने हुए पहुंचे। मोदी जी का अपने नाम लिया है, एक सवाल प्रेजेंट में आ गया। मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। 17 सितंबर 2025 को 75 साल उनके पूरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यहाँ 75 साल की डेडलाइन तय किया था, और अब ये आरएसएस का काम है कि अगर अनुशासन वाली पार्टी है और आरएसएस की पकड़ है, तो जो 75 साल में जैसे आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, सबको किया गया था अलग और घर बैठा दिया गया था। मार्गदर्शक मंडल भी का मंडल है, किया ही नहीं, बस एक नाम का मंडल है। और तो ऐसे लोगों को किनारे किया गया था, तो ये आरएसएस की उसमें मर्जी शामिल थी, आरएसएस उसका कंप्लायंस करा। यही हम जानना चाहते हैं, आरएसएस अगर इन्वॉल्व है हर जगह, तो इस मुद्दे पर आरएसएस क्यों अलग हट रही है? दिखाई तो दे रहा है ऐसा कुछ, क्यों? आखिर उसके पीछे क्या नियत इनकी हो सकती है? देखिए, अब तो जब इनके लाइन आपने कहा कि महिलाओं का वहां पर, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारे संगठन में, बीजेपी के संगठन में 30% महिलाओं का है, लेकिन आरएसएस नहीं करती है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कह दिया था आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो अब उसके सवाल है थिन लाइन, और उसके बाद भी गाइडलाइन आ रही है आरएसएस, तो इसीलिए तो मामला चल रहा है, इसीलिए तो तमाम चीजें चल रही हैं। और जो हाल है वो दिखाई दे, उसमें बहरहाल उनके पार्टी का मामला, उसमें हम नहीं करते, लेकिन जहाँ लोकतंत्र का गला दबेगा वहां हम लोग बोलेंगे, तब किसी पार्टी का मामला नहीं समझेंगे। ये 75 साल की सीमा उनका अपना मामला है, आरएसएस और भाजपा के बीच का मामला है। अब आरएसएस ताकतवर है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, अब ये तो उसी फैसले से पता चले। एक बड़ा अहम सवाल, आखिरी सवाल हमारा होगा आज के सेशन का, क्या लगता है कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है वर्ल्ड वाइड या इंडिया में, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से एजुकेशन का स्तर एकदम गिरता चला जा रहा है, जिस तरह से हर तरफ करप्शन है जो दिख रहा है सामने, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, जिस तरह से अराजकता हर तरफ फैला हुआ है, क्या ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हालात भी बहुत खराब हैं, और मेरा ये मानना है कि इस तरह कहीं कहीं तस्वीर आप देखते होंगे कि कूड़ेदान पे कोई एक बूढ़ी औरत है, गरीब है, और झूठा खाना जो फेंका गया है उसको इकट्ठा करके खाते पेट की भूख मिटाती है। मुझको ऐसा लगता है कि उस कूड़ेदान पे बड़ी लंबी लाइन दिखाई देगी, और वो ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी सारे बैंक बैठ के चले जा रहे हैं। अकाउंट में लोगों के पैसा है, वो बैंक बंद कर दे रहे हैं, उनका पैसा नहीं दे रहे हैं। जिनका 50 लाख है, आपने कहा था 5 लाख देंगे, वो 5 लाख भी नहीं दे रहे हैं, 5,000 भी नहीं दे रहे हैं। हालात देश के बहुत खराब है। हम लोग इसलिए फिक्रमंद है कि बड़ी कुर्बानी देके देश को आजाद कराया था। हम लोग दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह पाक से, नमाजों में दुआ हो रही है कि अल्लाह पाक हमारे देश को बचा ले और अमन व अमान को कायम कर दे, और दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दे जो हमारे देश पे बुरी नजर रखा है। एक लाइन में 5 साल कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई में जो आरएसएस बीजेपी की है, हम तो समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से बयान आ रहे हैं, नितिन गडकरी के जो बयान आए हैं, वो तो बयान दबा देना है। अगर मीडिया आजाद हो जाए, रोजानी की बेड़ी और हथकड़ी को मोदी मीडिया तोड़ दे, तो सरकार 5 दिन नहीं कर पाएगी। 27 में कहां तक आप आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आ जाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, एक तरफा सरकार बनाएंगे, आप देखिएगा, एक तरफा सरकार बनाएंगे। दावा तो 22 में भी था, 22 में भी, और 22 की बेईमानी देखा था, हर जगह पे 20-20, 25-25 हजार वोट काट दिए गए थे जो बेस वोट थे समाजवादी पार्टी के। इस बार सब पूरे संगठन को उत्तर प्रदेश में अलर्ट रखा गया, और कायदा उसकी वोटर लिस्ट की मॉनिटरिंग भी हो रही है। हम लोग हर स्तर पे लड़ेंगे, बूथ पे भी लड़ेंगे, चुनाव आयोग में भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, हर तरह लड़ेंगे 27 तक। लेकिन देखा यह जाता है कि इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उस पर
जमीनी धरातल पे काम होता नहीं। तो वो चीज अब खुली है, इपिक नंबर अब खुला है, तमाम चीजें अब खुल के सामने आ गई। 70 लाख वोट महाराष्ट्र में हुआ, 40-40 लाख वोट बढ़ जा रहा है, और बगैर उसके थोड़ी बढ़ रहा है भाई। डिजिटल का जमाना, आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, एक वोट पड़ गया 5 बजे, हर जगह की रिपोर्ट मंगाया, आपने एक क्लिक किया, पूरा आ गया कि कितना परसेंटेज वोट पड़ा। 4 घंटे के बाद फिर बढ़ रहा है, सुबह तक और परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, शाम तक काउंटिंग के दिन की सुबह तक और बढ़ा दिया जा रहा है 5%। क्या हो रहा है? यानी मशीन में फीड हो रहा है, जेईटी से फीड कर रहे हैं, उसी तरह परसेंटेज आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो अपोजिशन है उसने कहीं क्लेम नहीं किया। नहीं, क्लेम तो किया है, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, 1-2 मुकदमा है, कई मुकदमा है। हरियाणा के चुनाव के सिलसिले में तारीख पे तारीख पड़ रही है, चुनाव आयोग भाग रहा है, उसमें जिस तरह के एविडेंस है, आप किसी को 35 वोट से महाराष्ट्र में हरा दे रहे हैं और उसका 150। लेकिन ये प्रक्रिया तो बड़ी लंबी है ना। अगर गोरखपुर के सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर आशा देवी चुनाव लड़ी थी, जिसको चैलेंज किया गया, और जब आशा देवी की डेथ हो गई उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, तो कोई मतलब तो है नहीं। आशा देवी का मैटर दूसरा कोर्ट में जाने के बाद तो होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुंदर प्रसाद का देख लीजिए, आखिर चुनाव हुआ तो 2 साल तो लोअर कोर्ट में है ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जितने केसेस गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे यहाँ के हरियाणा के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के, जितने भी गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गंभीर हुआ। तो आज के सिनेरियो के हिसाब से आपका मानना है कि 27 में समाजवादी पार्टी उसमें कुछ नहीं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मिड टर्म पोल होने की भी चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं इस वक्त। मिड टर्म पोल होने के ज्यादा राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, खाली बिहार लोग सोच रहे हैं, यूपी में भी कुछ हो सकता है। नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ हो सकता है। आरएसएस और बीजेपी का जिस तरह दिखाई दिया, हम लोग को उससे मतलब नहीं। तैयार है, अंदरूनी मामला पोल के लिए तैयार है। हम लोग हर स्तर पे तैयार हैं। अगर तैयार ना होते तो हम लोग 22 में हारे, तो जितनी बेईमानी है, जो कुछ इन्होंने किया था, सब पकड़ लिए ना हम लोग। 24 में 37 सीट हम पा गए ना, और 42 पाए। अब पूरा विपक्ष आ जाए तो 44 हो गए। उसके मुकाबले में क्या हैसियत भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये थे जफर अली डक्कू साहब। एक तरफ आप ये कहना है कि 2027 में एक तरफा समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और अखिलेश जी मुख्यमंत्री यहाँ के बनने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इन्होंने ये भी जाहिर किया है कि कहीं न कहीं जो इस वक्त आरएसएस और बीजेपी के बीच में मतभेद जो दिख रहा है, कई मुद्दों पर सामने आया भी है, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि ये सेंट्रल जो चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है, वो भी कहीं न कहीं मिड टर्म पोल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये बात होती है तो शायद 2027 वो वर्ष होगा कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक साथ चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे आप लोग के बीच में। फिर मैं चर्चा करूंगा किसी न किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।